प्रगति रोजगार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला और इसमें जो हमारे सिलेबस में दिया गया है ऑफिशियल सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से बनने वाले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करें। चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है, करा के निम्नलिखित में से किसके द्वारा सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वह 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है। अगर आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के कालक्रम को लेकर के तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो इसी में से कह रहा है कि किसने माना है कि सिंधु सभ्यता का जो समय है वह 2500 ईसा पूर्व से लगा करके 1500 ईसा पूर्व के आसपास में था। तो ये जो स्टेटमेंट है वह सर मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से जो आपका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक हेडिंग बनाएंगे कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण अपने कॉपी में लिख लेंगे। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा है कि इसका जो समय है वह 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है, जबकि श्री डीपी अग्रवाल ने कहा है कि नहीं 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा, जबकि सर जॉन मार्शल बोलते हैं 3250 से 2750 तक है, जबकि मैके बोलते हैं कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है, जबकि एम एस वत्स ने कहा है कि 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है, जबकि जॉर्ज डेल्स बोलते हैं कि 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। पर मॉर्टिमर व्हीलर की ही बात यहाँ पे मानी जाती है और इसी को मान करके इतिहासकार आगे जो है समय का निर्धारण करते हैं, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास में माना जाता है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल है जो कि भारत में स्थित है, कहाँ पे, भारत के अंदर स्थित है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया है मुंडीगौक, सुरतुगुई, चनहुदड़ो और बालू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो हो जाएगा डी, बालू। ये हमारे यहाँ है भारत में, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला हेडिंग अपने कॉपी में डाल दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। और देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है साथी वो 3 देशों में इसका विस्तार है, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में। अफगानिस्तान में अगर आप देखेंगे तो ऐसे तो बहुत स्थल है पर 2 स्थल काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका मुंडीगौक, तो ये कहाँ पे पड़ेगा, तो ये अफगानिस्तान में, और सुरतुगुई ये कहाँ पे पड़ेगा, ये भी अफगानिस्तान में पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के 3 क्षेत्रों में, जैसे हमारे यहाँ राज्य होता है वैसे पाकिस्तान में प्रांत होता है, तो 3 प्रांतों में हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिलते हैं। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, फिर पाकिस्तान का सिंध प्रांत और पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत। ठीक है, यानी जो पाकिस्तान का दक्षिणी पार्ट है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी बलूचिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना होगा पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, वहां पे कौन कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मिला है। तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में हड़प्पा मिलता है, डेरा इस्माइल खान नाम का जगह मिलता है, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, चक पुरवाने, ये जो लोकेशन है ये सब हड़प्पा के स्थल है जो कि कहाँ पे पाए गए हैं, तो ये पंजाब प्रांत में पाए गए हैं। और पंजाब प्रांत है कहाँ पे, तो ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, हमारे यहाँ का पंजाब नहीं, पाकिस्तान का पंजाब। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे कि सिंध प्रांत, सिंध प्रांत भी कहाँ पे पड़ेगा, तो ये भी पाकिस्तान में पड़ेगा। और यहाँ पे कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, जुड़ेर जोदड़ो है, आमरी है, कोटी दीजी, अली मुराद। तो ये लोग कहाँ पे हैं, ये भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, इसी तरह से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में देखेंगे। ठीक है, कौन कौन पड़ता है साथी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सुतकांगी डोर पड़ता है, फिर सोतकाह को पड़ता है, और डाबरकोट पड़ता है और बालाकोट पड़ता है। तो ये कुछ लोकेशन है जिसे याद रखना होगा, ये सब भारत में नहीं है, ध्यान रखिए। जितना भी चर्चा किया गया अफगानिस्तान वाला अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान के जो तीनों प्रांत हैं, ठीक है, जैसे पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है साथी ये भारत में स्थित नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है। अब देखिए पूछ रहा है भारत में कौन स्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है मांड्य, मांडा, बनावली, मिथातल, चनहुदड़ो। आपने देखा क्या, चनहुदड़ो अभी ऊपर आपने पढ़ा। ठीक है, ये हमारा भारत में स्थित नहीं है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा साहब आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चनहुदड़ो जो पड़ता है साथी, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब सिंध प्रांत में पड़ता है और सिंध प्रांत के कहाँ पे, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डी, यानी चौथा। ठीक है, अब देखिए भारत में कौन कौन से स्थल है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे सीधे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत में आप देखेंगे लद्दाख में आपको वहां पे मांडा देखने को मिलेगा। अगर मांडी ऑप्शन में रहेगा, मांडी, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में मिलता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जबकि पंजाब के अंदर आप देखेंगे तो पंजाब में आपका रोपड़ मिल जाएगा, कोटल हिंग की खान मिल जाएगा, चक 86 बाड़ा, सघोल पेपर में बार बार आता है तो ध्यान रखेंगे ये पंजाब में पड़ता है, डेर मजरा ये भी पंजाब में है। हरियाणा में आप देखेंगे तो बनावली मिल जाता है, ये भी पेपर में बार बार आता है। ठीक है, मिताथल, सिसवल, बखावली, राखीगढ़ी
और बालू, ये देखिए आपका हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, ये सीधे सीधे पेपर में आएगा। राजस्थान ये आप देखेंगे तो कालीबंगा आएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास पेपर में काफी आता है, बड़गांव ध्यान रखेंगे। गुजरात में आप देखेंगे तो देसलपुर, सुरकोतला, धौलावीरा, फिर इस तरह से लोथल, ठीक है, देखिए धौलावीरा भी ये गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखिएगा पेपर में आता है। लोथल भी यहाँ पे पड़ता है, रंगपुर भी पेपर में आता है, रोजदी, प्रभास पाटन पेपर में बहुत आता है, भगत राव, नागेश्वर, कुंदासी, मेधम ये आता है, शिकारपुर। तो इस तरह से इनको पूरा आपको याद रखना होगा साहब, है ना, कॉपी में लिख करके सबको रट लीजिए। अगला सवाल है, कार्य के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सिंधु सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मिस्र की सभ्यता से लगभग में 20 गुना ज्यादा है, यानी जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वो इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, मिस्र की सभ्यता से 20 गुना ज्यादा बड़ा है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार साथी त्रिभुजाकार आकृति में मिलता है, ये भी सही है, ये भी सही है। आलमगीरपुर की बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साहब, यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में भी। देखिए अगर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को लेकर के, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह जो है साथी आप देखेंगे तो मिस्र की सभ्यता से लगभग में 20 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर हम सभ्यता के आकार को देखें तो लगभग ये त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। अगर हम देखें तो जो आलमगीरपुर है, जैसे मान लीजिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ऐसे इस तरह से साथ ये विस्तृत है, और आलमगीरपुर ये हमारा सबसे पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आलमगीरपुर जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, कौन सा जिला, मेरठ जिला में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो नदी भी याद रखेंगे, हिंडन नदी के किनारे, कौन सा, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। जबकि सुतकांगी डोर की बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यानी सबसे पीछे पड़ता है साथी, है ना, और ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, दासक नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे याद रखेंगे बलूचिस्तान, ये दासक नदी है, जबकि ये आपकी हिंडन नदी, ठीक है। अगर आप देखेंगे भारत में तो सबसे उत्तर में, साथी मांडा पड़ता है, कौन सा, मांडा पड़ता है लद्दाख के अंदर, और वहां पे जो नदी है वो आपका चिनाब नदी है, ठीक है। इसी तरह से दैमाबाद सबसे नीचे आप आ जाएंगे तो दैमाबाद पड़ता है साथी, यहाँ पे गोदावरी नदी है, तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है। अब आपको इसे पूरा नोट करना है और अच्छे से इसका रिवीजन करना है। थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दीजिए और दो काम कर दीजिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दीजिए, और उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जो लोग भी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि फ्री में पूरी तरह से यूट्यूब पर इसको मैं फ्री में अपलोड करूंगा। आपकी पूरी तैयारी जीएस का जो ये 50 नंबर आएगा वो पूरी तैयारी हम आपको कंप्लीट करा देंगे। इसके साथ साथ में हिंदी के भी जो क्वेश्चन आपसे 15 क्वेश्चन आएंगे वो भी, यानी 65 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे तैयार करा देने वाले हैं। तो भैया इसको आप शेयर कर दीजिए कम से कम उन लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे साथ में मिल जाएगा। और 65 नंबर आप पेपर में जब पाएंगे ना तो सबके सब क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो हमारे पढ़ाए हुए से बाहर आ जाए। याद रखिएगा, बस आपको रिवीजन करके जाना है, बार बार इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए करा के निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पोत्तर स्थल है। हड़प्पोत्तर कहने का मतलब कि हड़प्पा से पहले का स्थल है, ठीक है, हड़प्पा के बाद का स्थल है साथी, ठीक है। दो तरह से स्थल होते हैं, दो तरह से स्थल है, एक तो होता है प्राक हड़प्पा जो हड़प्पा से पहले का होता है, मतलब ऐसे स्थल जो हड़प्पा से पहले ही थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के खोजने से पहले से अस्तित्व में थे, उनको हम प्राक हड़प्पी स्थल बोलते हैं। कौन सा स्थल, प्राक हड़प्पी स्थल बोलते हैं। और दूसरा होता है साथी जो हड़प्पा स्थल के साथ मिले हुए हैं, ठीक है, उसके समकालीन है। और तीसरा स्थल होता है हड़प्पोत्तर स्थल जो कि हड़प्पा के बाद बना है, हड़प्पोत्तर स्थल। और ये जो स्थल है ये हड़प्पा संस्कृति के बाद में अस्तित्व में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है साथी, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि प्राक हड़प्पा का स्थल है, यानी हड़प्पोत्तर स्थल है, हड़प्पा के बाद बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो जो आपका रंगपुर है, ठीक है, कौन सा, रंगपुर साथी, ये रंगपुर हड़प्पोत्तर स्थल का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह से बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो बहुत लोग गलत करके आएंगे, पर आप ध्यान रखिएगा, अगर हमसे पूछेगा हड़प्पोत्तर स्थल तो दो ही स्थल हैं साथी जो हड़प्पोत्तर स्थल में आते हैं, यानी हड़प्पा के बाद में। कौन कौन से दो स्थल, इसको याद रखिए, रोजदी और रंगपुर। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि जब भी पेपर में आएगा तो लोग इसको गलत करके आएंगे, पक्का गलत करके आएंगे, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, रोजदी और रंगपुर।
बाकी अगर प्राक हड़प्पा की बात करेंगे तो दो लोकेशन को याद रखना, एक तो अफगानिस्तान में एक जगह ऐसा थी मुंडीगौक, सुरतुगोई मैंने चर्चा किया था, लेकिन मुंडीगौक जो है ये हड़प्पा से पहले का है, यानी प्राक हड़प्पा का स्थल है, ठीक है। इसी तरह से पाकिस्तान का एक लोकेशन आपको याद रखना होगा जो कि प्राक हड़प्पा का स्थल है, कौन, नाल, ठीक है। इसके साथ साथ आमरी, कोटी दीजी, हड़प्पा और सरायखोला, ये जो 4-5 हैं साथी, इनको याद रखिएगा, ये सब प्राक हड़प्पा के स्थल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो तीनों कालखंड से संबंधित है, यानी प्राक हड़प्पा में भी था, हड़प्पोत्तर में भी है और हड़प्पा सभ्यता, यानी तीनों स्थलों में है, मतलब एक बार वो बना था और उसके बाद तीनों काल तक वो साथी चलता रहा, ठीक है। वो कौन कौन से स्थल है तो याद रखेंगे, सुरकोतड़ा, ठीक है, गुजरात का धौलावीरा, राखीगढ़ और मांडा, ये चारों रट लीजिए, ये सब तीनों कालखंडों में थे, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का लगभग प्रत्येक नगर साथी कैसे था, दो भाग में बटा हुआ था। जैसे मान लीजिए कि ये हड़प्पा सभ्यता का नगर है, जब उत्खनन किया गया तो पता चला कि दो पार्ट में बटा है, एक तो पूर्वी भाग बटा है जो कि नीचे है, नीचे कहने मतलब थोड़ा सा खाल पे है, और जो पश्चिमी पार्ट है साथी ये पश्चिमी भाग है, ठीक है, पश्चिमी भाग है। इसे हम लोग दुर्ग टीला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुर्ग टीला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुर्ग बने हुए हैं, दुर्गीकृत है, क्या है, दुर्गीकृत है। दुर्गीकृत करने मतलब कि बाउंड्री लगा हुआ है, ठीक है। क्यों बाउंड्री लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे याद रखेंगे दुर्गीकृत है या दुर्ग किला इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े जैसे मान लीजिए अन्नागार है, श्रमिकों या बड़ा बड़ा आवासीय भवन है, ठीक है, ये सब है। बाकी जो पूर्वी टीला था यहाँ पे श्रमिक लोग रहते थे या आम जनता के लोग रहते थे, जैसे गांव वाले लोग रहते थे, तो इसीलिए जितना भी लगभग में क्षेत्र मिला है हड़प्पा सभ्यता का वो दो भागों में है, ठीक है, तो ये भी सही है। कह रहा है कि चनहुदड़ो एकमात्र हड़प्पा स्थल है जो 3 भागों में है, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि धौलावीरा, चनहुदड़ो नहीं होना चाहिए था, धौलावीरा साथी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 पार्ट में था। धौलावीरा में कितने मिले हुए हैं, 3, एक पूर्व का, मध्य का और पश्चिम का, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रत्येक आवासीय भवन में एक आंगन देखने को मिलता है, मतलब जितने भी घर मिले हुए हैं उनमें आंगन जो है देखने को मिलता है। तो कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला आपका सही नहीं है, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को लेकर के, तो सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन साथी ये ग्रीड पद्धति पर बेस्ड था, ठीक है, और सड़कें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, समकोण पर काट रही हैं। नगर कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, जिसे हम पूर्वी टीला या दुर्ग टीला, दुर्ग टीला किसको बोलते हैं, पश्चिमी टीला को बोलते हैं, ठीक है। जो पश्चिमी टीला था वो रक्षा प्राचीर से घिरा था, प्राचीर मतलब दीवार होता है, यानी उसको बाउंड्री की हुई थी, जैसे इस समय लोग बाउंड्री करवा लेते हैं ना वैसे, ठीक है। जबकि पूर्वी टीला पर ज्यादा बाउंड्री देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चनहुदड़ो की बात करेंगे साथी, तो ये कहीं भी दुर्गीकृत नहीं था, कहने का मतलब इसका जो पश्चिमी टीला था ना वो भी खुला हुआ था। पूर्वी टीला तो खुला रहता ही रहता है, लेकिन चनहुदड़ो ऐसा एकमात्र स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है, मतलब ये पूरब की तरफ से मतलब हर तरीके से खुला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना होगा, जो आपका धौलावीरा मिलेगा गुजरात में, ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 पार्ट में डिवाइड था, ध्यान रखेंगे। सामान्यतः क्या होता है जब हम सिंधु सभ्यता की खुदाई करते हैं तो जितने आवासीय भवन यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, जब उसकी खुदाई करते हैं तो वहां पे उनके घर में एक आंगन हमें देखने को जरूर मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये आंगन है और इसी के चारों तरफ क्या होता था साथी, घर होता था। आप लोग भी अगर आप पुराने समय में अपने घर को देखेंगे तो घर के बीच में आप देखेंगे आंगन होगा, उसके साइड साइड से क्या होता था, कमरे वगैरह बनते थे। अब तो नया मॉडल है, आंगन को लोग निकाल दिए, ठीक है, जगह की कमी की वजह से। अगला खरा के सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों में हमें कुएं देखने को मिलते हैं, तो भाई उस समय कुएं की आवश्यकता थी नहाने के लिए और पानी के लिए, पीने के लिए, है कि नहीं है, तो कुएं देखने को साथ ही यहाँ पे जरूर मिलते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में मकान प्रायः पकी हुई ईंटों से बनते थे, ये बात बिल्कुल सही है। मकान में हमें देखा गया है कि पक्की ईंट के मकान बनते हैं, कच्ची ईंट का प्रयोग लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। कालीबंगा में आप देखेंगे तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग वो लोग केवल नाली बनाने के लिए, कुएं बनाने के लिए और जो दहलीज वगैरह होती है घर के, उनको बनाने के लिए करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो कालीबंगा के लोग मकान बनाने में कच्ची ईंट का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखना। बाकी जब नाली वगैरह बना रहे हैं तो पक्की ईंट लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी स्टेटमेंट आपके सही है, आपका जवाब हो जाएगा सर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए
अगर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को लेकर के, तो जब हम इसके इस सभ्यता के घरों की खुदाई करते हैं तो हमें वहां पे कुओं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। साथ में हम ये भी पाते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग घर बनाने में पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो जो कालीबंगा है राजस्थान का, वहां पे हम ये चीज पाते हैं कि लोग मकान में तो कच्ची ईंट का प्रयोग किए हुए हैं, लेकिन जब वो नालियां बना रहे हैं और जब वो कुओं का निर्माण कर रहे हैं या दहलीज को बना रहे हैं, तो उस समय वो पकी हुई ईंट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ताकि मजबूती से बना रहे हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में आप जानते हैं जब हम खुदाई करते हैं तो हमें सीढ़ियां देखने को मिलती हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे मकान दो माला यानी दो मंजिले का घर भी होता था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक है, अगला, घरों का पानी आप जानते हैं नालियों के द्वारा जो है शहर से बाहर निकाला जाता था, और ये नालियां इतनी अच्छी तरीके से बनी हुई होती थी। जब ये नाली ऐसे हुआ करता था तो नाली के बीच बीच में साथ ही सॉकेट पिट कर वो नरमोखे या मेन होल लगाते थे ताकि नालियों को समय समय पर साफ किया जा सके। ठीक है, इतने अच्छे से इसको पूरी तरह से ये लोग बनाए हुए थे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सबसे पहले उल्लेख साथी चार्ल्स मेसन के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया जाता है। भाई ऐसा कुछ है। ठीक है, हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नहीं साथी, हड़प्पा आप जानते हैं साथी ये रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि ये कह रहे हैं सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला हुआ है जिसे हम समाधि R37 के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हो क्या रहा था कि जब हम 1921 में दयाराम साहनी सर खोद रहे थे, मतलब हड़प्पा की खुदाई कर रहे थे, समय कब है साथी? 1921 है, 1921 है, और कौन कर रहा है कि दयाराम साहनी कर रहे हैं। तो दयाराम साहनी सर इसकी खुदाई कर रहे हैं, तो ये पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो ये सभ्यता है इसके दक्षिण में ये कब्रिस्तान मिला है जो यफ कब्रिस्तान है। ठीक है, मतलब क्षेत्र है, यफ क्षेत्र है, ऐसा कह दीजिए, यफ क्षेत्र है, दक्षिण में है। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही कब्रिस्तान मिला हुआ है, और इस कब्रिस्तान को ये क्या बोलते हैं? समाधि R37। तो ये कहाँ से मिला हुआ है? तो आप बताइएगा कि ये मिला हुआ है हड़प्पा से। ये सवाल पेपर में बार बार आता है कि भाई हड़प्पा से ये लोकेशन कहाँ से मिला हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा कहाँ पे है? डी वाला विकल्प आपका हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से आपका हो जाएगा डी सही जवाब। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा हेडिंग कॉपी में बनाइएगा। हड़प्पा, हड़प्पा में आप देखेंगे तो हड़प्पा जो है साथी ये पूरा स्थल कहाँ पे पड़ता है? तो आप बोलोगे सर पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत था? तो आप बोलोगे सर पंजाब प्रांत है। ठीक है, कौन सा जिला पड़ता है? मांटगोमरी जिला पड़ता है। ठीक है, नदी की बात अगर हम करेंगे तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। सबसे पहले आप देखेंगे तो 1826 में एक व्यक्ति है चार्ल्स मेसन, इनके द्वारा साथी इसकी जानकारी दी जाती है। ठीक है, आप जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हैं जॉन मार्शल। जब पहली बार हड़प्पा की खोज की जाती है 1921 में, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। यानी दयाराम साहनी खोज कर रहे हैं, किसका मतलब उत्खनन कर रहे हैं हड़प्पा का। आपसे सवाल क्या पूछेगा जानते हैं? सवाल ये पूछेगा कि जब दयाराम साहनी उत्खनन कर रहे होते हैं हड़प्पा का, तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो आपका जवाब होगा जॉन मार्शल। ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखेंगे, हड़प्पा जो है साथी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि पहला कौन सा स्थल है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जब हम हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण में खुदाई करते हैं तो हमें वहां पे एक कब्रिस्तान मिलता है जिसे हम एफ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और उस कब्रिस्तान को हम बोलते हैं समाधि R37। ये पेपर में बार बार आता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक के आवास मिले हुए हैं? जैसे आपको याद होगा, अगर कुछ समय पहले आप गांव में बिलोंग करते हैं तो एक जैसे चारपाई लोग रख लेते थे, और धान जो होता था उसको लेकर आते हैं, उसको धान को ऐसे पूरे बांध लेते थे, और दो लोग मिलकर के क्या, या फिर अकेला एक किसान उसको इस पर पीटता था। ठीक है, और धान जो है साथी वो नीचे झड़ जाता है। इस हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं? उसको आटा बना के उसको पीटना। ठीक है, मतलब धान का बना के उसको पीटना। ठीक है, तो इसी तरह से वृत्ताकार चबूतरे हमें देखने को मिलते हैं। टोटल 6 चबूतरे ऐसे मिलते हैं। कहाँ पे? हड़प्पा पे। कहाँ पे? हड़प्पा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। हड़प्पा में ही आप देखेंगे तो श्रमिकों के आवास भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब देखिए, अगर हम बात करेंगे हड़प्पा को, जब उसका उत्खनन दयाराम साहनी जी कर रहे हैं तो उन्होंने हड़प्पा में क्या दो पार्ट देखा होगा। ठीक है, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी टीला को इन्होंने क्या बोल दिया? एबी टीला। क्या बोल दिया है? एबी टीला। यानी जो दुर्ग टीला है उसे क्या बोले हैं?
ए बी टीला बोले हुए हैं। और आप जानते हैं जो पश्चिम में था वो कहाँ पे था, ऊंचाई पर है, जबकि पूरब में जो है वो कहाँ पे, थोड़ा सा खाल पे है। ठीक है, दुर्ग टीले पर आप देखेंगे तो अन्नागार है, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, और यहाँ पे श्रमिक आवास भी मिला हुआ है जो ऊंचाई पर है। हमने कहा था कि वहां पर ये सब चीजें मिल रही है। साथ ही हड़प्पा सभ्यता से ही हमें धातु बनाने का एक मूसा मिला है, और ये बहुत बड़ी क्रांति है। लोग धातुओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभ्यता के दक्षिणी में आप देखेंगे तो एक कब्रिस्तान बार बार ये आ रहा है, समाधि R37 साथ यहाँ पे मिला हुआ। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के किस टीले को हम स्तूप टीला के नाम से जानते हैं? कौन से टीले को हम स्तूप टीला बोलते हैं? स्तूप टीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हाल ही में वहां पे स्तूप मिला हुआ है, इस वजह से स्तूप टीला बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि इसको मोहनजोदड़ो के टीले को स्तूप टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं साथी, तो सबसे पहली बात तो ये कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत है। जिला कौन सा पाकिस्तान का? लरकाना जिला है। नदी की बात करेंगे तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रेतों का टीला, या हम इसे सिंधु का बाग भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मोहनजोदड़ो है इसका खोज कौन करता है? तो याद रखेंगे 1922 में खोज करता है इसके हैं R.D. बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी साहब है। ठीक है, इसको हम, इसका जो दुर्ग टीला है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, दुर्ग टीला मतलब पश्चिम का टीला। ठीक है, इसे हम स्तूप टीला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुषाण काल का यहाँ पे एक टीला मिला हुआ है। कहाँ का? कुषाण काल का यहाँ पे हमें एक टीला मिला हुआ है, इसलिए इसे हम दुर्ग टीले के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है? जो इतिहासकार मार्शल हैं वो बोलते हैं तत्कालीन विश्व का यह आश्चर्यजनक निर्माण है। साथ ही ये विशाल स्नानागार को बताए हैं, और ये कहाँ से मिला हुआ है विशाल स्नानागार? तो आपका जवाब होगा सर मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है विशाल स्नानागार, और इस विशाल स्नानागार को मार्शल ने, इतिहासकार मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका जो है राइट आंसर। देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित का आवास, ये थोड़ा ध्यान रखना, पुरोहित का आवास कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, स्नानागार की बात करते हैं तो ये स्नानागार, साथ ही ये मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, और इसके स्नानागार के दो तरफ सीढ़ियां हैं। यहाँ पे ध्यान देना होगा, जैसे ये स्नानागार मान लीजिए है, तो स्नानागार के सिर्फ इधर, ठीक है, और इधर दो तरफ सीढ़ियां हैं, बाकी दो तरफ से आप देखेंगे तो घर बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, बाकी दो तरफ से उतरने के लिए साथ यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का प्रयोग क्यों करते हैं? तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो फर्श है वो पकी हुई ईंटों से बनी हुई है, यहाँ पे ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, और धर्मानुष्ठान से संबंधित स्नान यहाँ पे होता था, और मार्शल ने इसको क्या बोला है? तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है? तो पहले तो सवाल यही पूछेगा कि भाई कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा मोहनजोदड़ो से मिलता है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पहला सवाल। सेकंड सवाल आपसे ये पूछेगा कि भाई किस क्षेत्र से मिला हुआ है? तो देखिए हुआ क्या कि जब R.D. बनर्जी साहब उत्खनन कर रहे थे, ठीक है, किसका? मोहनजोदड़ो का, तो वो क्या करते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो पूर्वी टीला था, इसको इन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया था। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, 3 भागों में बांट दिया था। और एक भाग को ये बोलते थे यचार क्षेत्र है, एक भाग को ये बोलते थे वीएस क्षेत्र है, और एक भाग को ये बोलते थे डीके क्षेत्र है। तो पूर्वी टीले को 3 पार्ट में इन्होंने बांटा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना होगा आपको। अब पूर्वी टीले में जो यचार नाम का ये क्षेत्र है, बहुत डीपली आपको नहीं चलना है, बस इतना समझ लीजिए, यहीं से हमें मिलती है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो एचआर नाम के क्षेत्र से मिलती है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। बहुत अगर डीपली जाएगा एग्जामिनर तो यहीं तक जा सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो के कौन से टीले से मिला हुआ है, तब आपका जवाब होगा पूर्वी टीला। ठीक है, कहाँ से मिला हुआ है ये तो पता चल गया कि मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, कौन से टीले से मिला हुआ है आपको ये पता चल गया सर, पूर्वी टीला। अब पूर्वी टीला में से अगर क्षेत्र पूछ लिया तो कौन सा क्षेत्र? यचार नाम का क्षेत्र है। इतना ही पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। ठीक है, देखिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। यहीं से आपको 11 मानव कंकाल भी देखने को मिलता है। एक बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिग्गट महोदय इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि भाई देखो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है यह सिंधु सभ्यता की जुड़वी राजधानी है। तो ये स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछेगा कि किसको पिग्गट महोदय ने कहा है कि सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी है,
तो याद रखना होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 482 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब हड़प्पा अगर यहाँ पे है तो 482 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो है। लेकिन फिर भी पिगट ने कहा है कि दोनों के दोनों क्या है, सिंधु सभ्यता की जुड़वी राजधानी है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से वक्राकार ईंटें मिले हुए हैं? वक्र मतलब ऐसे ऐसे ईंटें मिले हुए हैं। ठीक है, कौन से स्थल से मिले हुए हैं वक्राकार ईंटें? तो साथ ही याद रखेंगे चनहुदड़ो से हम पाते हैं वक्राकार ईंटें। चनहुदड़ो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं चनहुदड़ो को लेकर के, तो सबसे पहली बात तो इसको उत्खनित कौन किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक व्यक्ति है यंजी मजूमदार, 1931 का समय है जब यंजी मजूमदार साहब क्या करेंगे, चनहुदड़ो की खोज करेंगे। क्या चनहुदड़ो भारत में है? तो नहीं यार, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। और वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और हम चनहुदड़ो से देखेंगे तो हमें कई सारी चीजें मिलती हैं, जैसे मनके बनाने का कारखाना हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे लोग मनके बनाते थे, छोटे छोटे बर्तन, पॉट्स। ठीक है, और यहां से हम पाते हैं एक ऐसी मुद्रा मिली हुई है जिस पर 3 घड़ियाल हैं और 2 मछली हैं, यानी 3 घड़ियाल छपे हैं, 2 मछली हैं, एक साथ में छपे हुए हैं। हमें ऐसी मुद्रा मिलती है कहां से? चनहुदड़ो से, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलता है? वक्राकार ईंटें भी देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, चनहुदड़ो ऐसा लोकेशन है साथी जहां पे हमें सौंदर्य प्रसाधन के सामान मिल रहे हैं, जो स्त्रियां सौंदर्य करती हैं, मतलब मेकअप जो करती हैं वो। जैसे आप देखेंगे तो उस समय लिपस्टिक यहाँ मिलता है, काजल मिलता है, कंघा और उस्त्रा, ये सारी चीजें हमें चनहुदड़ो से देखने को मिलती हुई हैं। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियां भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसका क्या प्रयोग रहा होगा वही लोग जाने, पर ये सब चीजें हमें वहां पर मिलती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है? हड़प्पा स्थल से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा तो लोथल से साथ ही डॉकयार्ड मिलता है। लोथल वही गुजरात वाला आपको याद होगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिए लोथल को लेकर के कई सवाल हमसे पूछते हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं? किस हड़प्पा स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? लोथल हो जाएगा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन कहेगा कि लोथल की खोज कौन करता है? तो जवाब होगा 1954 एस आर राव के द्वारा किया जाता है। लोकेशन कहाँ पे? तो भाई ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात का अहमदाबाद जिला। नदी आपसे पूछे कि भैया कौन से नदी पर है लोथल, तो आपका जवाब होता है भोगवा नदी। ठीक है, लोथल के ही पूर्व में आप देखेंगे तो डॉकयार्ड मिलता है, गोदीवाड़ा मिलता है, जिसे आप वर्तमान में बोलते हो क्या? बंदरगाह। क्या बोलते हो? बंदरगाह। ठीक है, जहां पे नाव ला करके खड़ा किया जाता है। लोथल के नगर में जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोग जल वाटर को सेव कर रहे हैं, साथ ही वाटर को बचा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था है, पानी यहाँ से निकलता रहता है, शहर में पानी इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से 3 युग्मित समाधियां देखने को मिलती हैं। यहीं पर आप देखेंगे जैसे चनहुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना मिला था, वैसे ही लोथल में भी मनके बनाने का कारखाना मिलता है। अब देखिए सवाल क्या पूछेगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, और दो दो का पेयर दे देगा। तो पेयर में आपको याद रखना होगा क्या? चनहुदड़ो और लोथल। चनहुदड़ो के साथ किसको याद रखना होगा? लोथल को, क्योंकि चनहुदड़ो के साथ कुछ और लिख के दे देगा, जबकि जवाब क्या होगा? चनहुदड़ो और लोथल होगा। एक तो रहेगा लेकिन दूसरे का बदलता रहेगा, और आपको ध्यान रखना होगा, ये पेयर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मनके बनाने के कारखाने 2 जगह से मिले हैं, एक तो लोथल और दूसरा चनहुदड़ो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन कालीबंगा के बारे में सही है? कालीबंगा की खोज 1951 में किया गया था, अमलानंद घोष ने किया था, बिल्कुल सही है। कालीबंगा घंघर नदी के किनारे पंजाब में स्थित है, नहीं राजस्थान में है। ठीक है, गलत हो जाएगा, बी वाला आपका गलत हो जाएगा, केवल एक होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा सरकार आपका सही जवाब। ठीक है सब, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और आपने लाइक और शेयर तो जरूर कर दिए होंगे, है ना? नहीं किए तो कर दीजिए, वरना याद नहीं होगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए हम बात करेंगे कालीबंगा, तो इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। काली मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ी, है कि नहीं है? और ये कहाँ से मिलता है? राजस्थान के कौन से जिले से? गंगानगर जिले से। नदी कौन सी है? तो आपकी घग्घर नदी है। ठीक है, खोज कौन करता है? तो साथ ही इसकी खोज 1951 में कौन करता है? तो आपका जवाब होगा अमलानंद घोष। अभी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से किस स्थल से, किस हड़प्पा के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आपका जवाब होगा कालीबंगा से। कहाँ से?
कालीबंगा से, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हमें द्विफसल का भी जानकारी मिलता है। द्विफसल का मतलब कि एक ही सीजन में दो दो फसलें उगाई जाती थी। अब इसको कई तरह से एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछेगा, आपको बताना होगा। अगर कहेगा कि कहाँ से पता चलता है कि हमें एक सीजन में दो दो फसल उगाया जाता था, तो आपका जवाब होगा कालीबंगा। यहाँ पे ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखना होगा दिमाग में कि द्विफसल का साक्ष्य भी हमें यहाँ को देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमें रेखा मिला हुआ है ना, वो जो है साथी जुते हुए खेत के साक्ष्य वो दो दो रेखाओं में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से अग्निकुंड और अग्नि वेदिका भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 100 विसर्जन के 37 एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे एक युगल समाधान मिलता है। यहाँ से आप देखेंगे तो साथ ही आपको अंडाकार कब्र देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो मकान बना हुआ है वो कच्ची ईंटों का बना हुआ है। ज्यादातर जगह पे हमने पक्की ईंटों को देखा था, लेकिन लोथल हो गया और एक कालीबंगा हो गया। यहाँ के लोग आप देख रहे हैं कच्ची ईंटों का मकान बना रहे हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बनावली का उत्खनन कौन किया था, यानी बनावली का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे RS विष्ट के द्वारा किया गया था। जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा साहब यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, अगर हम बात करते हैं बनावली, तो पहली बात तो ये हरियाणा में है। हरियाणा का जो एक जिला है साथ ही हिसार नाम का जिला, वहां पे स्थित है। नदी आपसे अगर पूछे कि बनावली किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका जवाब होगा सरस्वती नदी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसका उत्खनन कौन कराता है, तो 1974 में RS विष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे, मिट्टी का बना हुआ हल यानी टेराकोटा, आपसे ऐसा पूछ सकता है कि भाई टेराकोटा का हल कहाँ से मिला हुआ है? टेराकोटा का हल, टेराकोटा मतलब होता है साथी मिट्टी, टेराकोटा मतलब मिट्टी, तो टेराकोटा का हल, हल मतलब वही जो बैल लोग चलाते हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिला हुआ है? तो आपका जवाब होगा बनावली। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पेपर में आएगा, ठीक है। बढ़िया किस्म का जौ भी मिलता है बनावली, लेकिन बनवाली में एक गलती है। क्या गलती है? जैसे आपने लोथल में क्या देखा था, बढ़िया से जल निकासी, जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, लेकिन बनावली के अंदर जब आप देखेंगे उत्खनन जब किए हैं, तो वहां पे जल निकासी प्रणाली का अभाव था। यानी वहां के लोगों ने पानी को कैसे बाहर निकाले शहर से, ये इनको पता नहीं था, या कहा जाए कि अभाव था, पता था लेकिन कम था पता था, ठीक है। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन धौलावीरा के संदर्भ में सही है? तो धौलावीरा पहले पड़ता कहाँ पे? तो आपने देखा था सर गुजरात में पड़ता है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में, बिल्कुल सही। धौलावीरा का मतलब क्या होता है? धौला का मतलब सफेद, वीरा का मतलब हुआ तो सफेद कुआं होता है, ये भी सही है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी से पूरी तरह से परिचित थे। ये लोग पानी को सेव करके रखते थे। वाटर कंजर्वेशन जैसी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, ये भी आपका सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए, बात करेंगे धौलावीरा को लेकर के, तो यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी टीले की खोज जो है साथी वो जगपति जोशी यानी JP जोशी के द्वारा किया गया था। समय कब है? 1967 से 68 में, ठीक है। धौलावीरा का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सफेद कुआं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और एक बात याद रखेंगे कि जो धौलावीरा नाम का नगर है, यह आयताकार है। कैसा है? आयताकार है साथी। और यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है जो कि कितने पार्ट में है? 3 पार्टों में डिवाइड है। मैंने ऊपर आपसे बताया था 3 भागों में कैसे है, मध्य का भाग, पूर्व और पश्चिम का भाग, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ के जो निवासी हैं वो जल संरक्षण की तकनीकी से पूरी तरह से परिचित है। ये लोग पानी को कंजर्वेट कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से क्रीड़ागार यानी स्टेडियम, खेल का मैदान मिलता हुआ है? तो साथ ही धौलावीरा से हमें खेल का मैदान मिला है, और ऐसा सिंधु सभ्यता का ये पहला स्थल है जहां से हमें क्रीड़ागार देखने को मिलता है, यानी खेल का मैदान देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और एक बात याद रखेंगे कि जब हम धौलावीरा का उत्खनन कर रहे हैं, तो इसका जो मान लीजिए प्रवेश द्वार है साथी, है ना, जो कि दुर्गीकृत है, तो इसका जो प्रवेश द्वार है उसी के किनारे पर हमें एक साइन बोर्ड भी देखने को मिलता है। यानी उस बोर्ड पर कुछ लिखा है, अब पता नहीं क्या लिखा है, कि उस भाई अभी तक तो पढ़ा ही नहीं गया है। जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे साथी आपसे। वो पिक्टोग्राफिक यानी भाव चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक। तो अभी तक कोई उसको पढ़ ही नहीं पाया है। आप सोचिए हमारी सभ्यता कितनी खतरनाक है कि आज तक उसको कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है कि लोगों ने लिखा क्या था, ठीक है। और वहां पे जो साइन बोर्ड मिला है उस पर पता नहीं क्या लिखा है। गांव के अंदर प्रवेश करने के नियम कानून लिखे हैं, पता नहीं क्या लिखा है, पर साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड कहाँ से मिला है? तो आपका जवाब होगा धौलावीरा से मिला है, ठीक है। और देखिए यहाँ से हमें श्वेत पाषाण मिले हैं और वो भी पालिशदार मिले हुए हैं। आगे चल के अभी आप देखेंगे जब हम अशोक को पढ़ रहे होंगे
सम्राट अशोक को, तो वहां पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि उनके जो भी पिलर्स हमें मिलेंगे, स्तंभ जो मिलेंगे, वहां पे साथ ही श्वेत पालिशदार पसाड़ इस्तेमाल हो रहे होंगे। लेकिन ये श्वेत पालिशदार पसाड़ हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? धौलावीरा से भी देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। मतलब ये लोग पत्थरों को भी रगड़ रगड़ के चमकाते थे। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा एक बार और स्थल देख लेते हैं, और उन स्थल से संबंधित कौन कौन सी नदी है, इसे पूरी तरह से रटना है और आपको इसे रखना पड़ेगा, लिख लिख करके इसको आप रटिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही, मतलब सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है सिंधु सभ्यता का स्थल और दूसरी तरफ दिया हुआ है संबंधित नदी, ठीक है। देखिए, सूतकांगे डोर की बात करेंगे तो ये दासक नदी के किनारे है। कहाँ पे? दासक नदी। तो ए का चौथा, कहीं आपको दिख रहा है ए का चौथा? तो ये तीनों विकल्प में दिख रहा है ए का चौथा। फिर जो सोतकाह को है साथी, ये सादीखौन नदी पर पड़ता है, बी का तीसरा यहाँ भी है, बी का तीसरा यहाँ भी है। ये दोनों विकल्प देखिए सेम है, तो चाहे आप चाहे तो बी दीजिए ऑप्शन में, चाहे तो आप डी दीजिए, दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चाहे तो बी चाहे तो डी, क्योंकि दोनों के विकल्प सेम है, हो जाता है एग्जामिनर से गलती, ठीक है। कोटी दीजी की बात करेंगे तो साथ ये सिंधु नदी के किनारे है, जबकि रोपड़ ये जो है साथ ही सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। अब देखिए, आपको ये नोट कर लेना है, एक तरफ लिखिए स्थल और दूसरी तरफ लिख दीजिए नदी, और वहां पे लिख दीजिए सुतकांगेडोर दासक नदी, सोतकाह को सादीखौन नदी, कोटी दीजी सिंधु नदी, आमरी सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी, राखीगढ़ घग्गर नदी, कुड़ाल जो साथी वो सरस्वती नदी। तो ऐसे पूरा लिखते चलिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। करा के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा हुआ है। तो आपने अभी देखा कुड़ाल सरस्वती नदी के किनारे है, आप कहोगे हाँ सर। रंगपुर की आप बात करेंगे तो क्या ये भादर नदी के किनारे है? तो आप बोलोगे हाँ सर, ये भी बिल्कुल सही है, रंगपुर भादर नदी है। मालवड़ जो है साथी ये ताप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल। आलमगीरपुर आपको याद होगा, ऊपर अभी हमने आपसे बताया था सबसे पूर्वी स्थल है जो कि कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको सर हिंडन नदी होना चाहिए था, मस्करा नदी दी हुई है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, यही आपका गलत है। आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला आपका हो जाएगा मित्र यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, अब उसी में थोड़ा सा आगे लिखते चलिएगा, आपने हेडिंग डाल दिया था ना स्थल और नदी, उसी में नीचे लिखिएगा। रंगपुर में आप देखेंगे तो भादर नदी के किनारे, मालवड़ आप देखेंगे तो ताप्ती नदी के किनारे, भगत राव आप देखेंगे तो किम सागर, आलमगीरपुर कौन सी नदी? हिंडन नदी, अम्बाखेड़ या बड़ा गांव ये मस्करा नदी के किनारे, जबकि मांडा ये चिनाब नदी, भगवानपुर ये साथी आपका सरस्वती नदी। तो ये पूरा आपको चार्ट रटना है, अपने कॉपी में नोट करना है और रटना है। अगला, अब देखिए, एक तरफ हम देखेंगे कौन कौन से स्थल हैं और उनके खोज करता है, ये भी पेपर में आता है, आपको ऐसे ही एज इट इज इसको भी याद करना है, ठीक है। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बनावली की खोज आपने देखा था RS वेस्ट के द्वारा किया गया था, तो पहला विकल्प अगर आप देखिए तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा, जगपति जोशी दिया है, गलत हो जाएगा। मैंने आपसे बताया था कि बनावली की खोज कौन करता है, तो RS वेस्ट करते हैं, ऊपर अभी चर्चा किया गया, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कारा कौन सही नहीं है, तो आपका पहला वाला ही सही नहीं है, ठीक है। कॉपी में अब आप नोट करिएगा, एक तरफ हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ उसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता, यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्खननकर्ता या खोजकर्ता, और एक ऊपर से लिखते चलिए। हड़प्पा की बात करेंगे तो इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी करते हैं। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो RD बनर्जी करते हैं 1922 में। चन्होदड़ो की बात करेंगे तो साथ ही NG मजुमदार करते हैं 1931 में। जबकि लोथल की खोज बात करेंगे SR राव 1954 में करते हैं। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष करते हैं 1951 में। जबकि बनावली की खोज RS विष्ट करते हैं 1954 में। धौलावीरा की खोज जगपति जोशी करते हैं कब, तो 1967 और 68 में। अगला सवाल नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड ये भी है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा, ठीक है। एक एक करके आपको मैच करना है सरकार यहाँ पर भी, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करेंगे सूतकांगे डोर जो कि कौन सी नदी पर है, दासक नदी पर है, तो ऑरेल स्टाइन सरकार इसकी खोज करते हैं, ए का पहला। तो ए का पहला आपको सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है यहाँ पे है। कितना आसान सवाल था ना, तुरंत आप इसको टिक कर दीजिएगा। सोतकाह को आप जानते हैं सतीब, तो इसकी खोज जॉर्ज डैश करते हैं। कोटी दीजी आप जानते हैं धुर्वे ने इसकी खोज करी हुई है। रोपड़ की बात करेंगे तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की हुई है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, आपने लिखा होगा एक तरफ हड़प्पा स्थल, दूसरी तरफ खोज करता या उत्खनन करता, उसमें लिखिएगा सूतकांगे डोर ये ऑरेल स्टाइन ने खोज की थी 1927 में। सूतकाह खोज की खोज जॉर्ज डेल्स ने करी है 1962 में। डाबरकोट की खोज ऑरेल स्टाइन ने की हुई है। कोटी दीजी की खोज धुर्वे करते हैं। आमरी की खोज NG मजुमदार करते हैं। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त
शर्मा के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, 25 सवाल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ हड़प्पा स्थल दूसरी तरफ खोजकर्ता, सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाड़ा, मिताथल, कुड़ाल, रंगपुर, सघोल, ये पूरा दिया हुआ है और इनके उत्खननकर्ता का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। तो बाड़ा की खोज यज्ञदत्त शर्मा करते हैं। कौन? यज्ञदत्त शर्मा करते हैं। ये लिखे एसएस तलवार, ये हो जाएगा गलत। और आपसे पूछा कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, बात करेंगे हम बाड़ा, तो इसकी खोज कौन करता है? तो यज्ञदत्त शर्मा करते हैं। सघोल की खोज कौन करता है? एसएस तलवार या आरएस बिष्ट, दोनों लोग मिलकर करते हैं। मिताथल की खोज सूरजभान जी करते हैं। डेट नहीं याद रहेगा चल जाएगा, पर उसे याद रखना होगा। ठीक है, राखीगढ़ भी सूरजभान करते हैं, 68 में 69 में करते हैं, या 68 9 दोनों बराबर है। ठीक है, कुड़ाल की बात करेंगे तो जगपति जोशी आरएसपी, डेट पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ नाम याद रखिए, आपसे डेट नहीं पूछेगा। ठीक है, रंगपुर की बात करेंगे तो एसआर राव, जबकि सुरकोतड़ा की बात करेंगे तो जगपति जोशी ने खोज किया हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आलमगीरपुर, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी, मेरठ जिला, ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? याद रखेंगे साथ ही भारत सेवक समाज के द्वारा खोज किया जाता है। किसका? भारत सेवक समाज द्वारा खोज किया जाता है आलमगीरपुर का। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए, हम बात करेंगे कुछ और की, जैसे मालवड़ की खोज जगपति जोशी करते हैं, आलमगीरपुर की खोज भारत सेवक समाज करते हैं, मांडा की खोज जगपति जोशी करते हैं, और भगवानपुर की खोज भी जगपति जोशी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। कल इसका एक पार्ट और करेंगे क्योंकि थोड़ा सा रह गया है, तो 25 क्वेश्चन कल इसका और करवा देंगे और पूरी तरह से सिंधु सभ्यता आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। यहाँ के किसी स्थल से मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं होते, यानी अभी तक हम मंदिरों के अवशेष यहाँ से नहीं पाते हैं। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। कौन से वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्ग के हाथों में था। देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, मतलब एक और दो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अभी तक क्या था कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का जब हम उत्खनन करते हैं तो किसी भी जगह से हमें अभी तक मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं, यानी अभी तक इस सभ्यता में वैसे तो धार्मिक भावना का उत्पत्ति हो गया है, पर लेकिन अभी भी मंदिर जैसा कुछ एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करता। कहने का मतलब कि अभी भी आप देखेंगे तो स्थापत्य कला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो शासन था साथी, वो संभवतः एक वणिक वर्ग के हाथों में था, ऐसा माना जाता है। दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दो इतिहासकार का नाम आपको ध्यान रखना होगा, एक तो हंटर जी का नाम याद रखना है और एक मैके का। हंटर बोलते हैं कि देखो, यहाँ का जो शासन था ना, वो जनतांत्रिक पद्धति से चलता था, जैसे हमारे यहाँ पहले गांव में मुखिया उखिया होते थे, ऐसे टाइप का। ठीक है, और मैके बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे जन का प्रतिनिधि होता था, जैसे आजकल हम विधायक सांसद वगैरह को चुनते थे, जनता का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, ऐसा होता है। तो दोनों लोग का नाम आपको याद रखना। हंटर बोलते हैं कि नहीं यार, जनतांत्रिक पद्धति से चलता था, और मैके बोलते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं था, वहां पे जन प्रतिनिधि होते थे और वो शासन व्यवस्था करते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो शेयर जरूर सबके साथ में कीजिएगा, और हमारा ये चैनल नया तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ कल। कंसिस्टेंसी बना के रखिए, डेली 2 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और अगर आप डेली 2 वीडियो आप फॉलो करते हैं 60 दिन के अंदर 120 वीडियो में, तो मतलब धुआं धुआं कर देंगे। आपको लगेगा कि आपने जीएस कितना कुछ पढ़ लिया है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आपसे हम कल के सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।